एक समय की बात है। एक राजमहल में सानवी नाम की राजकुमारी रहती थी। वह सभी लोगों को अपने से कम आंका करती थी क्योंकि वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसे अपने रूप का बहुत घमंड था। सानवी हर किसी से बहुत बदतमीजी से बात किया करती थी। एक दिन उनके महल में काम करने वाली नीमा दाई से राजकुमारी का सैंडल साफ करते करते सैंडल नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ राजकुमारी सानवी आ जाती है। ओए नौकरानी, तू ठीक से काम नहीं कर सकती क्या? मेरा इतना महंगा शाही सैंडल गिरा दिया। अपनी औकात में रहना सीखो। तुम्हारी औकात नहीं है इतने महंगे सैंडल पहनने की। मेरी सैंडल को इतनी बदतमीजी से तूने नीचे गिराया है। रुक, मैं अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दीजिए। गलती से मेरे हाथ से सैंडल नीचे गिर गया। मैं तो उसको साफ कर रही थी, लेकिन वो अचानक से मेरे हाथ से छूट गया। आप मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मुझसे गलती हो गई है। ओए नौकरानी, गलती तो तुझसे हुई है और इसकी तुझे बराबर सजा भी मिलेगी। रुक, अभी मैं सिपाहियों को बुलाती हूँ और तुझे काल कोठरी में डालती हूँ। जब कुछ दिन काल कोठरी की हवा खाएगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी राजकुमारी जी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आइंदा से ऐसी कभी गलती नहीं करूँगी। सिपाहियों, जल्दी अंदर आओ और इस नौकरानी को जाकर काल कोठरी में डाल दो और इसकी अच्छे से खातिरदारी करना वहाँ, ताकि इसको समझ आए कि राजमहल में किस तरह से काम किया जाता है। जाओ, अब ले जाओ इसको मेरी नजरों के सामने से। तब सिपाही नीमा दाई को अपने साथ काल कोठरी में ले जाते हैं। यह खबर जैसे ही सानवी की माँ महारानी विजय लक्ष्मी जी को पता चली, वह तुरंत काल कोठरी में गई और नीमा दाई को वहाँ से छुड़ा लिया। किसके कहने पर नीमा दाई को काल कोठरी में डाला गया? मुझे उसका नाम जानना है। वो हमारी सबसे पुरानी और विश्वासु नौकरानी है। आखिर ऐसी किसकी जरूरत हुई? वो महारानी जी, ये सब हमने राजकुमारी जी के कहने पर किया। उन्होंने हमें आदेश दिया तो हमें उस आदेश का पालन करना पड़ा। नीमा दाई, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि राजकुमारी सानवी ने आपको काल कोठरी में डलवा दिया? और आप मुझसे कुछ भी छुपाना मत, जो भी बात है आप मुझे सच सच बता दीजिए। महारानी जी, राजकुमारी सानवी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं उनका सैंडल साफ कर रही थी तो गलती से मुझसे सैंडल नीचे गिर गया, जिससे उनको क्रोध आ गया और उन्होंने मुझे सजा दे दी। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तब महारानी विजय लक्ष्मी सानवी के कमरे में जाती है। सानवी, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया बेटा। माँ, मैंने एकदम सही किया है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। नीमा दाई हमारी सबसे पुरानी और खास नौकरानी है। उन्हीं की वजह से तुम पली बड़ी हो। उन्होंने तुम्हारी बहुत देख रेख की है। उन्होंने तुम्हें माँ से भी बढ़कर पाला है। जितना ख्याल मैंने तुम्हारा नहीं रखा, उससे भी बढ़कर नीमा दाई ने तुम्हारा ख्याल रखा है। और तुमने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, ये तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। और अब तुम्हें नीमा दाई से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। क्या माँ, ये आप मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? वो एक नौकरानी है। वो अगर अच्छे काम के लिए हमसे पैसे लेती हैं तो उनके बुरे कामों के लिए उन्हें दंड भी दिया जाना चाहिए, और मैंने वही किया है। और आप मुझे उनसे माफी मांगने के लिए कह रही हो? हाँ सानवी, तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। नहीं माँ, मैं उनसे बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। ऐसा कहकर राजकुमारी सानवी वहां से चली जाती है और जाकर अपने बगीचे में बैठ जाती है। महारानी विजय लक्ष्मी जी इस बात से बहुत दुखी होती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का पालन पोषण शायद ठीक तरीके से नहीं किया। राजकुमारी सानवी तो बहुत स्वार्थी और जिद्दी होती जा रही है। अगर कल को इनका राज्याभिषेक किया जाए तो मुझे नहीं लगता ये अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रख पाएंगी। ऐसे तो राजकुमारी अपनी प्रजा के लिए बहुत ही बुरी रानी बनेगी। मुझे राजकुमारी से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे ये बात जाकर महाराज से बतानी पड़ेगी। तब वह ऐसा सोचकर वहां से चली जाती है और सीधे जाकर महाराज विजय प्रताप सिंह के पास जाती है। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है हमारी बेटी राजकुमारी सानवी के बारे में। महाराज, राजकुमारी सानवी बहुत जिद्दी, कठोर, निर्दयालु होती जा रही है। उन्होंने नीमा दाई को एक छोटी सी बात के लिए काल कोठरी में डलवा दिया, और अब जब मैं उन्हें समझा रही हूँ
उन्हें नीमा दाई से माफ़ी मांगने के लिए कह रही हूँ तो बिल्कुल भी राजकुमारी मेरी बात नहीं सुन रही है। ऐसे तो महाराज मुझे उसके भविष्य की चिंता हो रही है। कल को अगर वो रानी बनेगी तो अपना प्रजा का ध्यान कैसे रख पाएगी। महारानी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस तरह तो मुझे भी राजकुमारी की बहुत चिंता हो रही है। मैं सोच रहा था अगले वर्ष वो 18 की हो जाएंगे तो मैं उनका राज्याभिषेक कर दूंगा, लेकिन आपकी बातें सुनकर तो मुझे उनके भविष्य की बहुत चिंता होने लगी है। राजकुमारी को तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कुछ है ही नहीं और मुझे लगता है इसमें हमारी गलती है, क्योंकि हमने उनको कभी उनकी जिम्मेदारियों का एहसास होने नहीं दिया। महारानी, इस बात का कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, इस सब में हमारी ही गलती है। हमने ही कभी राजकुमारी को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होने दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर करवाएंगे। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सानवी बगीचे में बैठी थी और उनके सामने एक नौकरानी जिसका नाम सिया था, वह बगीचे में फूल पत्तियों का काम कर रही थी। उसे फूल पत्तियों और बगीचे का बहुत शौक था, इसीलिए महाराज ने उसे अपने बगीचे की देखरेख के लिए रखा हुआ था। तभी सिया का ध्यान राजकुमारी पे नहीं होता है। वह अपने काम कर रही होती है और पौधों में पानी डाल रही थी कि तभी कुछ पानी के छींटे राजकुमारी पे भी गिर जाते हैं। राजकुमारी इस बात से बहुत आग बबूला हो जाती है। ए नौकरानी, अपना काम ठीक से किया करो। न जाने क्या हो गया है तुम लोगों को। तुम लोग बहुत सर में चढ़ते जा रहे हो। अपनी औकात में रहना सीखो, समझी? तब राजकुमारी सिया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैंने आपको देखा नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तब राजकुमारी सानवी सिया को जोर से धक्का मारती है और उसे निकल जाने को कहती है। तब एक सैनिक जाकर यह बात महाराज और महारानी को बताता है। महाराज की जय हो। महाराज, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, आपको अति आवश्यक बात बतानी थी जिस कारण मुझे आपके पास आना पड़ा। सैनिक सारी बात महारानी और महाराजा से बताता है। अब महारानी और महाराज दोनों क्रोधित होकर बगीचे में जाते हैं। राजकुमारी सानवी, ये तुमने क्या किया? माँ, उस गरीब नौकरानी ने मेरे शाही कपड़े गंदे कर दिए। बस सानवी, तुमने इतनी प्यारी बच्ची को काम से निकाल दिया। उस बच्ची के जैसे हमारे बगीचे का ध्यान कोई भी नहीं रख सकता। हम तुम्हें कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जो मर्जी आए तुम वो करोगी। सच में राजकुमारी, हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और आज तो तुमने बिल्कुल हद ही कर दी है। तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुमने आज क्या किया है। पर माँ, उसने मेरे शाही कपड़े गंदे कर दिए थे और आप उस गरीब नौकरानी के लिए मुझे डांट रहे हो। इसमें मेरी गलती नहीं है माँ, उसे ध्यान से काम करना चाहिए था, इसीलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। बस बहुत हो गया है, तुमने बहुत बोल लिया और हमने भी बहुत सुन लिया। आज से तुम इस बगीचे का ध्यान रखोगे बिल्कुल वैसे ही जैसे सिया रखा करती थी। अगर एक भी फूल और एक भी पत्ता मुरझाया तो तुम्हें इसके लिए सजा मिलेगी। और आज से तुम ना ही कोई शाही कपड़े पहनोगी, ना ही कोई सैंडल पहनोगी। तुम बिल्कुल गरीबों की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगी और अगर तुमने जरा सी भी गलती की तो तुम्हें इसके लिए सजा भी दी जाएगी। ये हमारा शाही बगीचा है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। यह सब सुनकर सानवी अपने पिता से कहती है। पिताश्री, देखिए ना, माँ मुझसे किस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आप कुछ कहिए ना पिताश्री। लेकिन महाराज विजय प्रताप जी कुछ नहीं बोले। उनके बोलने से पहले ही महारानी विजय लक्ष्मी ने कहा, दुर्व्यवहार? तुम्हें पता भी है दुर्व्यवहार किसको बोलते हैं? जो तुम लोगों के साथ कर रही हो, सब नौकरों के साथ कर रही हो, उसे दुर्व्यवहार कहते हैं। और अब तुम्हें पता चलेगा दुर्व्यवहार क्या होता है। हाँ राजकुमारी, जब तक तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता, तुम्हें ऐसे बिल्कुल गरीबों की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तब महाराजा और महारानी वहां से चले जाते हैं और सानवी से भी सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। अब वह भी घर के नौकरों में शामिल हो गई थी, लेकिन फिर भी वह अपने घमंड में ही रहती थी। वह कोई भी काम ढंग से नहीं करती है और बैठी रहती है। उसे लगता था कि उसके माँ बाप उसे माफ़ कर देंगे और कुछ ही दिनों में उसे यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी माँ महारानी विजय लक्ष्मी उससे मिलने आती है और कहती है, ओए नौकरानी, पूरे 3 दिन हो गए हैं और तुमने अभी तक एक भी पौधे में पानी नहीं डाला है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूं। और देख लेना, एक भी फूल मुरझाया तो तुम्हारी सजा 1 साल बढ़ जाएगी। माँ, ये आप मुझसे किस तरीके से व्यवहार कर रही हो और कैसे बात कर रही हो आप मुझसे? माँ, मैं यहाँ
यहाँ की राजकुमारी हूँ, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो। ओए लड़की, तुम अपनी हद में रहो। तुम्हें पता भी है तुम यहाँ की महारानी से बात कर रही हो और तुम एक सामान्य नौकर हो। और देख लेना, अगर शाम तक ये सारा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें काल कोठरी में डाल दूंगी और अपनी सजा के लिए तैयार रहना। चलो अब चुपचाप अपना काम करो। आज तुम्हें खाना भी तब मिलेगा जब तुम पूरा काम कर दोगी। चलो अब काम पे लगो। कहकर महारानी विजयलक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं और राजकुमारी सानवी जमीन पर बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। माँ, ये आप क्यों कर रहे हो? मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो माँ? राजकुमारी सानवी बहुत जोर जोरों से वहाँ बगीचे में रोने लगती है कि तभी वहाँ से एक जादुई परी उत्पन्न हो जाती है। राजकुमारी सानवी, तुम मत रो। लेकिन तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें आज से पहले इस राजमहल में कभी नहीं देखा। सानवी, मैं राजमहल में ही रहती हूँ, लेकिन मैंने आपको आज से पहले यहाँ कभी नहीं देखा। सानवी, मैं इसी बगीचे में रहती हूँ। मैं इस बगीचे की फूलों की परी हूँ। मेरा नाम फूल परी है। मैं तुम्हें बचपन से देखती आ रही हूँ। तुमने बहुत सी गलतियाँ की हैं और तुम्हारी माँ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है। याद करो, तुम भी अपने नौकरों के साथ ऐसे ही बात करती हो। वह तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास करा रही हैं और तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों को समझाना चाहती हैं। लेकिन परी, आपने देखा ना, माँ मुझसे किस तरीके से बात करके चली गई। वो मुझसे अब बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं। वो मुझसे बहुत नफरत करने लगी हैं। नहीं सानवी, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो जाकर देखो, उनके कमरे के बाहर वाली खिड़की से झांक के देखो। तब परी के कहने पर राजकुमारी सानवी अपनी माँ के कमरे में खिड़की से झांकती है तो वह देखती है उसकी माँ अंदर रो रही थी। वह यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और फिर से फूल परी के पास चली जाती है। फूल परी, माँ क्यों रो रही है? वो इसलिए कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुमको बिल्कुल तकलीफ में नहीं देख सकती, इसीलिए वे अपने आप को दोषी मान रही हैं। यह सब सुनकर और देखकर राजकुमारी सानवी बहुत दुखी होती है। फिर वह परी से कहती है, फूल परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा मार्गदर्शन किया। नहीं तो मैं अपने ही घमंड में इतनी खोई हुई थी कि दूसरों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं अपने घमंड में इतनी चूर थी कि मुझे एहसास ही नहीं था कि जो मैं बोल रही हूँ उससे सामने वाले को कितना बुरा लग सकता है। मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करूँगी। अपनी जिम्मेदारियों को समझूंगी और ईमानदारी से अपना काम भी करूँगी। अब राजकुमारी सानवी अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है। सभी फूल पत्तियों को उसने बहुत अच्छे से संभाला है। ऐसा करते करते काफ़ी महीने गुजर जाते हैं। अब महाराज और महारानी दोनों अपनी बेटी को बहुत ही मेहनत से काम करते हुए देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उनकी बेटी वो सुधर गई है। तब वे दोनों राजकुमारी सानवी के पास जाकर कहते हैं, राजकुमारी सानवी, हमें लगता है कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास पूरी तरीके से हो गया है, इसीलिए अब तुम हमारे साथ राजमहल में रह सकती हो। तब राजकुमारी सानवी अपने माता पिता के साथ महल में रहने लगती है। सीख, अपने से कमजोर व्यक्तियों पर कभी हुक्म नहीं चलाना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।